सेल्फ इंडक्शन में सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं और अभी तक ये भी जान गए हम कि वो जो कॉइल होती है जिसे परिनालिका भी कहते हैं, उसका एक नाम हमने लास्ट क्लास में और रखा है जिसको बोलते हैं इंडक्टर, प्रेरण कुंडली आप कह सकते हैं। तो जब भी कभी प्रेरण कुंडली का नाम आए ना, आप समझ जाइएगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा कॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम एक और बड़ी अच्छी चीज आपको मैंने बताई, हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं, आपके घर का सर्किट है चाहे जहां का, तीन चीजों के अलावा कोई चौथी चीज होती ही नहीं है। तीन चीजें कौन कौन सी? रेसिस्टर प्रतिरोधक, दूसरा कैपेसिटर संधारित्र, और तीसरा क्या होता है? इंडक्टर। इन तीन चीजों के अलावा आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई चौथी चीज है ही नहीं। आपके घर में जितना भी लोड है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, लोड क्या होता है? फैन, टेलीविजन, बल्ब, ये सब लोड है। और इस लोड के भीतर इन तीन चीजों के अलावा कोई चौथी चीज उपस्थित नहीं है। इन्हीं तीन चीजों को पढ़ोगे आप, पूरा सर्किट आपको समझ में आ जाएगा। तो जो इंडक्टर जिसको हमने नया नया अभी पढ़ाई की है, तो क्योंकि इससे पहले हमने रेसिस्टर पढ़ा, रेसिस्टर में एक आर्टिकल आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, प्रतिरोधकों का संयोजन भी किया। और मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम को सीरीज और समांतर को पैरेलल। इसके बाद कैपेसिटर आपने पढ़ा, तो कैपेसिटर में भी आपने दो पढ़े यही कॉम्बिनेशन के तरीके, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। उसके बाद हम मिक्स्ड ग्रुपिंग भी करते हैं उनकी एक्चुअली, बट अगर आपने सीरीज और पैरेलल समझ लिया तो मिक्स्ड ग्रुपिंग आप कर सकते हैं। बात यही खत्म नहीं होती, इसके बाद हमने सेल्स भी पढ़े और सेल्स में भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करे, उनके बाद उनका मिक्स्ड ग्रुपिंग भी करके देखा हमने। आज इंडक्टर्स की बारी है, क्योंकि ये भी हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट का रेसिस्टर और कैपेसिटर की तरह से एक एलिमेंट है। जिस तरह से हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के एलिमेंट रेसिस्टर है, कैपेसिटर है, उसी तरीके से एक तीसरा एलिमेंट भी है, दैट इज नोन एज इंडक्टर। कल से लगातार मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमारा जितना भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, देयर आर ओनली एंड ओनली दिस थ्री एलिमेंट्स, इसके अलावा कुछ नहीं होता चौथा, कुछ होता ही नहीं है चौथा। कुछ भी देखोगे आप, देखोगे बल्ब लगा है ना, इसके भीतर वही तीन चीजें हैं बस। टेलीविजन आपकी है, वही तीन चीजें उसके अंदर है। आपका पंखा है, वही तीन चीजें उसके अंदर है। आपकी मोटर है, वही तीन चीजें उसके अंदर है। चौथा कुछ होता ही नहीं तो होगा क्या? तो रेसिस्टर का और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हम पढ़ चुके हैं। नाउ इट्स टाइम कि हम लोग इंडक्टर का भी कॉम्बिनेशन पढ़ लें। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, बट आई वॉन्ट कि मैं ज्यादा वक्त इसमें बर्बाद करना नहीं चाहता हूं। सीरीज और पैरेलल दोनों प्रकार के कॉम्बिनेशन रेसिस्टर में आपने किए हैं, कैपेसिटर में आपने किए हैं, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं इसमें खर्च करना चाहूंगा। जल्दी जल्दी, क्योंकि सारे बेसिक रूल्स आपको पता है, सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, आप सब जानते हो, इसलिए जल्दी से हम इसको कंप्लीट करना चाहेंगे। इंडक्टर्स का सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी संयोजन लिख लीजिए जल्दी से, और इसके बाद हम लोग करेंगे समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करना है, सभी बच्चे जानते हैं। एक इंडक्टर का दूसरा सिरा अगले इंडक्टर के पहले सिरे से जुड़ा रहेगा। और इंडक्टर बनाएंगे कैसे, ये भी आपको पता है। सपोज दिस इज इंडक्टर नंबर 1, दिस इज इंडक्टर 2, और इसके साथ एक ये तीसरा लगा दिया मैंने, और तीनों को यहां पर एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है। इस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस हमने मान लिया L1 है। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब स्वप्रेरकत्व, कल पढ़ा ना, L से लिखते हैं उसको, और इसका स्वप्रेरकत्व L2, और ये जो थर्ड कॉइल यहां पर देख रहे हैं, इसका स्वप्रेरकत्व L3 मान लिया हमने, ठीक है। जो EMF है सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर आपको थोड़ा सा भी रूल याद होगा तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में
विद्युत वाहक बल या हम कहें वोल्टेज का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या सबको सेम वोल्टेज मिलती है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर ये E इसका EMF है तो सभी के सिरों का EMF अलग अलग आएगा, बट तीनों का EMF जोड़ करके इस बैटरी के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर आएगा, पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मान लिया कि इस कॉइल का विद्युत वाहक बल E1, इसका E2 और इसका E3, याद आया सभी को? ओके। इसके बाद जब हम यहां से इसको स्विच ऑन करेंगे, कहीं पर भी स्विच लगा लो सर्किट में यार, स्विच ऑन करेंगे, सब में धारा परिवर्तन होगा। करंट का चेंज जो होगा वो सब में अलग अलग होगा या सब में सेम होगा? सब में सेम होगा, बिकॉज दीज आर इन सीरीज। सीरीज में जब करंट सबके पास सेम होगी तो जब चेंज होगा तो सबका चेंज भी सेम होगा। इसलिए मैंने मान लिया कि इसमें धारा परिवर्तन की दर है di1/dt। dt समय में इसमें धारा कितनी परिवर्तित हुई? di1 या di, क्योंकि सब में सेम आना है। dt समय में इसमें धारा के परिवर्तन की दर di/dt, dt समय में इसमें धारा परिवर्तन की दर di/dt। फिर से एक बार, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होती है? सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो E था, E1 इसको मिला, E2 इसको मिला, E3 इसको मिला। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर आ जाएगा। ठीक। दूसरा, करंट रूल क्या हमारा बोलता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए? कि सभी को सीरीज में जुड़े जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके पास करंट कैसी जाती है? सेम। सबके पास करंट सेम है, सबको हमने टाइम भी सेम दिया, तो सब में चेंज भी कैसा आया होगा? सेम आया होगा। तो अगर dt समय में इसमें di चेंज आया तो dt समय में इसमें भी di चेंज आया और dt समय में इसमें भी di चेंज आ गया। समझ आ गया सब बच्चों को? ओके। तो EMF का क्या होगा देखिए, EMF को हम क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, इस कॉइल का सेल्फ इंडक्शन है L1, इसका EMF है इसमें जो इंड्यूस हुआ है वो E1, और इसमें धारा परिवर्तन के दर di/dt है। तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी? फैराडेज लॉ याद करिए आप, और कल भी इसके बारे में बताया गया। E का एक फॉर्मूला बनाया था हम लोगों ने, L di/dt, याद आ रहा है किसी को? फिर इसी से चेंज करके L निकाला था हमने -e/di/dt। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं। ठीक है। तो E1 की वैल्यू कितनी होगी? उसके लिए पहले मुझे सेल्फ इंडक्शन लेना पड़ेगा, इस कॉइल का सेल्फ इंडक्शन, और इसमें धारा परिवर्तन की दर di/dt। E2 की वैल्यू भी यह कितनी होगी बताओ? इसमें विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित होगा? L2 di/dt। आप माइनस लगा सकते हो, मैं आपसे कल से बोल रहा हूं, माइनस केवल किस वजह से आता है? डायरेक्शन की वजह से। तो अगर डायरेक्शन नहीं चाहिए तो मत लगाइए आप। और इसी तरह से तीसरी जो कॉइल है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा? L3 di/dt। ठीक है। E क्या चीज है? E तो पूरा यहां से लेकर और यहां तक टोटल जितना विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो है E। तो अगर हम मान लें यहां पर पॉइंट A ले लीजिए, यहां पर पॉइंट B ले लेते हैं, यदि A व B के बीच तुल्य प्रेरकत्व L इक्विवेलेंट, आप लिख लीजिए, L इक्विवेलेंट हो तब E किसके इक्वल होगा? देखो A से
बी तक टोटल एल हमने मान लिया, इसका L1, इसका L2, इसका L3, टोटल हमने मान लिया कि जो इंडक्टेंस है वो है L इक्विवेलेंट। तो A और B के बीच में विद्युत वाहक बल कितना है? E। तो क्या इस E का मान अब हमें बता सकते हैं इसी फॉर्मूले से? क्या आएगा? L इक्विवेलेंट लिखेंगे क्योंकि टोटल A से B का ले रहे हैं और गुणे धारा परिवर्तन की दर। तो धारा परिवर्तन की दर तो सबका सेम है, वो कितना है? di/dt। अच्छा, ये तुल्य प्रेरकत्व, ये याद है क्या होगा? इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। इसका बउआ मतलब ये रहेगा, जो काम ये तीन मिलकर इस सर्किट में कर रहे हैं सीरीज में लग करके, अगर हमें कोई एक ऐसा इंडक्टर मिल जाए, हम इन तीनों को यहां से काट के हटा दें, उस एक इंडक्टर को इनके बीच में लगा देंगे ए और बी के बीच में, तो जितना धारा परिवर्तन इसमें हो रहा है उतना धारा परिवर्तन केवल उस एक में अगर होने लगेगा, तो उस वाले इंडक्टर को हम इन तीनों का क्या बोल देंगे? तुल्य प्रेरकत्व कह देंगे। वो तुल्य प्रेरकत्व हमने कितना मान लिया है? L इक्विवेलेंट, और E की वैल्यू आ गई L इक्विवेलेंट इंटू di/dt। अब ये सब ना हम इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, E की जगह पर बेटा क्या लिखोगे? E की जगह पर लिखेंगे L इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई di/dt इज इक्वल टू E1 L1 di/dt प्लस E2 की जगह पर L2 di/dt प्लस E3 की जगह पर L3 di/dt। अब छोटा सा कैलकुलेशन बाकी है, बस उसको कर दीजिए। di/dt बेटा देखो हर टर्म में आप देख रहे होंगे, तो क्यों ना आप दो तरीके से, या तो इधर से di/dt कॉमन कर लो और फिर इस di/dt से उस कॉमन वाले di/dt को कैंसिल कर दो। आपके पास एक रास्ता और है, पूरे में di/dt से डिवाइड ही कर दो ना। तो जब पूरे में di/dt से डिवाइड करोगे तो यहां क्या बचेगा? देखो L इक्विवेलेंट, ये di/dt कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहां L1 बच गया, ये कैंसिल हो गया, L2 बच गया, ये कैंसिल हो गया तो L3 बच गया। इस तरह से सीरीज में अगर इंडक्टर्स कनेक्ट किए हैं आपने, तो सर्किट का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, तुल्य प्रेरकत्व कैसे निकाला जा सकता है? आंसर है, जितने भी इंडक्टर्स आपने सीरीज में कनेक्ट किए हैं उन सारे इंडक्टर्स को आप क्या कर दो? उनके इंडक्टेंसेस को सिंपली जोड़ दो। और ये वही रूल आया बेटा जो रूल हम लोगों ने किसके लिए बनाया था? प्रतिरोध के लिए। याद करिए, प्रतिरोधों को भी अगर श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करते हो? आप तीनों को जोड़ देते हो, ठीक है? वही रूल यहां पर भी आ गया। बाकी सारी चीजें जैसे प्रतिरोध में होता था वैसे इसमें, जैसे तुल्य प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बताइए, क्योंकि डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? यू आर एडिंग ऑल ऑफ देम, इसलिए जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। सीरीज में जो जो एक्टिविटी, जो जो इफेक्ट रेसिस्टेंस में होते थे, प्रतिरोध में होते थे, सारे इफेक्ट्स आपके इंडक्टेंस में होंगे। समझ आ रहा है कुछ आपको? बाकी इसीलिए मैंने ज्यादा कुछ इसमें लिखावट नहीं की है, क्योंकि आपने इसके लिए सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टर का किया है, प्रतिरोधों का, संधारित्रों का, सेलों वगैरह का भी किया है। वैसे वो एलिमेंट नहीं है, पर एलिमेंट्स में अगर देखें तो प्रतिरोध का कर चुके हो आप, संधारित्र का कर चुके हो, और तीसरा इसका कर रहे हो। इसलिए मैंने ज्यादा कुछ खास लिखा नहीं है इस पे, बस सिंपली कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया है। ओके, चल पढ़ते हैं पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन इंडक्टर्स का कैसे करिएगा? जितने भी इंडक्टर्स हम पैरेलल में जोड़ना चाहते हैं, सबके एक एक सिरे मिला के एक बिंदु से जोड़ दो, सबके दूसरे सिरे मिला के दूसरे बिंदु से जोड़ दो। ठीक है? कैसे? मैं एक छोटा सा फिगर यहां बनाता हूं, आप देखिए।
इंडक्टर्स हमने लगाए हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसका हमने प्रेरकत्व मान लिया L1 है, इसका L2 और इसका L3। सोर्स जो यहां पर लगाया उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्मॉल e के बराबर है, विद्युत वाहक बल। अब आप मुझे बताइए समांतर क्रम में वोल्टेज का क्या होगा बेटा, पहले ये बोलो। वोल्टेज सबको सेम मिलेगी, वेरी गुड। इसलिए सारे प्रेरक, अगर ये बैटरी का ईएमएफ E है तो सारी जो कॉइल्स यहां लगी है सबका विद्युत वाहक बल कितना होगा, E रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सीरीज में होता था। इसमें नहीं होगा तो इसको कितना ईएमएफ मिला, E, इसको कितना ईएमएफ मिला, E, इसको कितना ईएमएफ मिला, E। अगर बटेगा नहीं तो सबको सेम मिलेगा। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो किसी को E1 मिलता, किसी को E2 मिलता, बटने में कम ज्यादा हो सकता है। अच्छा, करंट के बारे में बताइए मुझे, पैरेलल में करंट का क्या होता है? करंट सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। अगर करंट सब में बटेगी तो सभी प्रेरकत्व में धारा का जो परिवर्तन होगा समय के साथ वो भी तो अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि इसमें धारा परिवर्तन की दर है डी डी टी ऑफ I1, इसमें धारा परिवर्तन की दर है डी डी टी ऑफ I2, इसमें धारा परिवर्तन की दर है डी डी टी ऑफ I3। तो पैरेलल में फिर से ईएमएफ सबको सेम मिलेगा और करंट का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। समझ आ रहा है ये चीज। तो हम लोग हमेशा स्टार्ट कहां से करते हैं, कैलकुलेशन अपनी हमेशा स्टार्ट करो जो चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है उससे। यहां पर ईएमएफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, हमने ईएमएफ से स्टार्ट किया। क्या चीज वहां डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, धारा परिवर्तन की दर ये बट रही है। किसी में डीडीटी ऑफ I1 के बराबर परिवर्तन की दर है, किसी में डीडीटी ऑफ I2 और किसी में डीडीटी ऑफ I3। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें dt समय में धारा परिवर्तन हुआ dI1, इसमें dt समय में धारा परिवर्तन हुआ dI2, इसमें dt समय में धारा परिवर्तन हुआ dI3। तो टोटल सर्किट में dt समय में धारा का परिवर्तन कितना होगा? पूरे परिपथ में dt समय में धारा परिवर्तन की दर इसको बउआ हम di/dt मान लेते हैं। फिर से इसमें di1 अपॉन dt, di2 अपॉन dt, di3 अपॉन dt। लेकिन टोटल चेंज अगर हम निकालेंगे तो हम उसको कितना मान ले रहे हैं, di अपॉन dt, ठीक है। और टोटल चेंज कैसे निकाल सकते हैं आप बताइए, तीनों को जोड़ के। पहले इंडक्टर में इतना चेंज आया, दूसरे इंडक्टर में इतना चेंज आया, तीसरे इंडक्टर में इतना चेंज आया, तो तीनों में मिला के कितना आया। अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं तो तीनों को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यू विल हैव टू ऐड ऑल ऑफ देम, ऑल द रेट ऑफ चेंजेस। ओके, यहां से हमने स्टार्ट किया। देखो अब हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ये मान लीजिए कि ए और बी, इन्हीं के बीच तीनों इंडक्टर्स लगाए हैं आपने। मान लिया कि ए और बी के बीच तुल्य प्रेरकत्व L इक्विवेलेंट है, तुल्य प्रेरकत्व। तो माना ए व बी के बीच तुल्य प्रेरकत्व L इक्विवेलेंट है, तब ये सारी वैल्यूज मुझे बताओ
डी आई बाई डी टी क्या है? टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसके लिए या पहले इनका निकालो, डी डी टी ऑफ आई वन का मान। उसके लिए आपको फिर से मैं याद दिलाता हूं, ई की वैल्यू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। हमें डी आई अपॉन डी टी चाहिए बेटा, तो ये इधर लाना पड़ेगा आपको। डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन, माइनस साइन indicates only the direction of electromotive force and we don't want direction of electromotive force, so we can leave it, हम इसको छोड़ सकते हैं। ओके, हम यूज नहीं कर रहे, देखो यहां भी यूज नहीं कर रहा था, यहां भी नहीं कर रहे हैं। डी आई बाई डी टी अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ई अपॉन एल। किसी भी कॉइल का ई ले लो, ई एम एफ, और उसमें उसके एल से डिवाइड कर दो, तो आपको उसमें धारा परिवर्तन की दर मिल जाया करेगी। ठीक है, आप बताओ तो फिर सभी लोग को दिख रहा है ना ये? तो प्लीज मुझे बताओ, डी आई वन अपॉन डी टी की वैल्यू, डी आई वन अपॉन डी टी, डी आई वन अपॉन डी टी क्या है? सुनिए, इस वाली प्रेरण कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, धारा परिवर्तन की दर के लिए ई अपॉन एल करना रहेगा। तो इसको कितना ईएमएफ मिला है? ई, इसका एल कितना है? L1। तो अगर बउआ इसकी वैल्यू आपको चाहिए तो क्या लिखोगे आप? वेरी गुड, ई अपॉन L1। ये समझ आया सबको? ओके, सेकंड के लिए आप देख लो। अब अगर ये आपको समझ आ गया है तो आप मुझे ये भी बता सकते हो, डी डी टी ऑफ आई टू क्या है? सुनो, दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर बताओ, डी डी टी ऑफ आई टू क्या है? दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की, वेरी गुड, बताओ मान बताइए। वेरी गुड। और ये सबसे पहले सभी बच्चे ये बोल के बताओ मुझे, डी डी टी ऑफ आई थ्री क्या चीज है? तीसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर। क्लियर? तो अब प्लीज मुझे इसकी वैल्यू भी बता दो। अरे वाह भाई, अब तो आपको आने लगा, आप हो गए होशियार। ठीक है, क्यों प्रॉब्लम है कोई? अरे यार आपकी बड़ाई कर रहे हैं भाई, आप होशियार हो गए। अच्छा, अब चलिए कोई बात नहीं, आई एम जोकिंग। अभी आप ये बताइए कि डी आई बाई डी टी का मान क्या होगा बेटा? कहां लिख दूं मैं यार? चलिए यहीं लिख देते हैं, डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी है क्या चीज? पूरे परिपथ में धारा परिवर्तन की दर। तो अगर पूरे परिपथ में धारा परिवर्तन की दर आपको चाहिए तो उसके लिए पूरे परिपथ का विद्युतवाहक बल लीजिए और पूरे परिपथ का प्रेरकत्व लीजिए। पूरे परिपथ का विद्युतवाहक बल कितना है? T। और पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रेरकत्व कितना है? L इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये सब हम जाकर कहां रख देंगे? समीकरण 1 में। इसलिए समीकरण 1 से बेटा देखो, डी आई बाई डी टी आ रहा है समीकरण 1 में सबसे पहले, इसकी जगह पर E अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ आई वन। डी डी टी ऑफ आई वन इज इक्वल टू E अपॉन L1 प्लस E अपॉन L2, E अपॉन L3। सभी पदों में E मिल रहा है, आप सब में E से डिवाइड कर दो, आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन L1, 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3। ठीक है, इस तरह से अगर आप प्रेरण कुंडलियों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रेरकत्व निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। इसी तरह का, यही फॉर्मूला नहीं, इसी तरह का फॉर्मूला समांतर क्रम में कॉम्बिनेशन पर आपको कहां मिला था? प्रतिरोध में भी मिला था। याद आ रहा होगा आपको? इसका मतलब हम एक बात समझ गए कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जिस तरीके का रेसिस्टर्स का होता है वैसा ही इंडक्टर्स का भी होता है, बट कैपेसिटर्स का थोड़ा उल्टा रहता है। रेसिस्टर्स और इंडक्टर्स में जो सीरीज में मिलता है वो कैपेसिटर्स में पैरेलल में मिलता है,
और रेसिस्टर्स और इंडक्टर्स में जो पैरेलल में मिलता है वो कैपेसिटर में हमको सीरीज में मिलता है। अभी जिसने भी सारी चीजें पढ़ी है उसको याद आ रहा होगा। ओके, तो ये फॉर्मूला है। इसमें बताइए समांतर क्रम में अगर आप कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का क्या होगा? विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? क्या ये बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 1 में आ रहा है और सीरीज में क्या होता है? बढ़ जाता है। तो अगर आप इंडक्टेंस बढ़ाना चाहते हैं सर्किट का तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में। और अगर आप इंडक्टेंस कम करना चाहते हैं तो कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में। अब आप ये सोच रहे हो कि जब कम ही चाहते हैं तो 3 कहे लगाइबे, एक लगाइबे। बाई चांस आपके पास एक भी जितना आपको जरूरत है, एक भी उससे ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? जैसे आपको 5 हेनरी का इंडक्टेंस चाहिए और आपके पास जो मिनिमम इंडक्टेंस है वो 10 हेनरी का है, तो आप क्या करोगे? फिर तो कंबाइन करना पड़ेगा आप पैरेलल। समझ रहे हैं? सब कुछ बताया है हमने रेसिस्टर्स में और कैपेसिटर्स में। इतनी सी चीज हमने छोड़ी नहीं है। आपको अगर सीरीज और पैरेलल और अच्छे सीख रहे हैं तो वहां देख लो, यहां जल्दी से कर रहे हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है? और तो सब कुछ ठीक है। एक चीज और देख लीजिए, बड़ा अच्छा है। धारा परिवर्तन की दर सब में अलग अलग है। सबसे ज्यादा धारा परिवर्तन किसमें होगा? सबसे ज्यादा धारा परिवर्तन किसमें होगा? L1, L2, L3 किसमें? हाँ जी बताओ, सोचो, आपको आता है? देखो सुनिए, ये फॉर्मूला आया, ईएमएफ तो सबको सेम मिला है, तो फिर जिसका L सबसे कम होगा धारा उस परिवर्तन सबसे ज्यादा उसी में आएगा। फिर से सुनिए, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस। प्रेरकत्व के क्या बोलते हो आप उसे? विलोमानुपाती है। अगर विलोमानुपाती है तो L जितना कम होगा धारा परिवर्तन की दर उतनी ही ज्यादा होगी उस पर। तो ये पूछे जाने पर कि धारा परिवर्तन की दर सबसे ज्यादा किसमें होगी, आंसर क्या बताएंगे आप? जिसका स्वप्रेरकत्व सबसे कम होगा। और जिसका स्वप्रेरकत्व सबसे ज्यादा है उसमें धारा परिवर्तन, और वो तो हमारी जिंदगी में भी चलता है, जो ज्यादा स्ट्रांग है उसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते, और जो कमजोर है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप प्लीज इससे नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग अब स्टडी करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड सेल्फ इंडक्शन का जुड़वा भाई, इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। ओके, प्लीज जल्दी से नोट करिए आप इसे। आज हम लोग अन्योन्य प्रेरण के बारे में देखिए स्टडी करेंगे भाई, क्या होता है अन्योन्य प्रेरण। इसके लिए आपको मैं याद दिलाऊं कि आपने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण में क्या होता था? एक कॉइल होती थी, उसमें करंट फ्लो करवाते थे और उस करंट में चेंज करते थे। करंट में चेंज करने से उसके भीतर एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनता था, और उस परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उस कॉइल से एक चुंबकीय फ्लक्स जो लिंक रहता था वो बड़ी तेजी से बदलता था, जिसके कारण फैराडे के नियम से अगर किसी कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता था। पर यह सब काम करते कहां थे? एक ही कॉइल में करते थे। उसी कॉइल में हमने करंट चेंज की, उसी कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फिर उसी कॉइल में उत्प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हुआ। यह सब एक सिंगल कॉइल में करते थे। उसका नाम हमने रखा सेल्फ इंडक्शन। आज हम म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे हैं, अन्योन्य प्रेरण पढ़ रहे हैं। नाम से ही शायद बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ एक कॉइल से तो काम चलना नहीं है। यहाँ पर हमने कितनी कॉइल लेनी है? 2 कॉइल चाहिए। ये 2 कॉइल आपके सामने मैंने बना के रखी है। इन 2 कॉइल में से आपको किस तरीके से अरेंज करना है थोड़ा ध्यान से देखिए। इस कॉइल के साथ मैं बैटरी लगा लूंगा, इसके साथ एक स्विच। ठीक है, इसमें हमने ईएमएफ का सोर्स लगाया है, और इसमें हमने कुछ नहीं, केवल और केवल क्या कर लिया? गैल्वेनोमीटर लगा दिया कि अगर उस कॉइल में ईएमएफ पैदा होगा, करंट अगर उत्पन्न होगी, तो ये गैल्वेनोमीटर हमको इंडिकेट कर देगा, ये हमको बता देगा
कि नहीं हमको करंट मिल रही है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो स्विच लगा हुआ है, चाहे हम मैकेनिकली कर लें या कोई हम ऐसी अरेंजमेंट कर दें जिससे इस करंट में जल्दी जल्दी स्विच ऑन और ऑफ हो सके। जितनी जल्दी आप स्विच ऑन ऑफ करेंगे उतनी जल्दी उतनी तेजी से सर्किट में करंट फ्लो होगी, फिर जीरो, फिर फ्लो होगी, फिर जीरो, फिर फ्लो होगी, फिर जीरो हो जाएगी। समझ आ रहा है कुछ आपको? ठीक है। जब करंट फ्लो होगी सर्किट में इस कॉइल में तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किससे बनता है, करंट से। और जब स्विच ऑफ होगा, करंट ऑफ होगी, इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, जीरो। और ये वाला काम हम बड़ी जल्दी जल्दी करवाते हैं। तो इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसमें बड़ी तेजी से परिवर्तन होता है, क्योंकि करंट आप बड़ी तेजी से चेंज कर रहे हो। अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होता है, परिवर्तन। और देखिए उसी के जस्ट बगल में हमने ये दूसरी कॉइल रख दी है, बिल्कुल ऐसा आजू बाजू। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करंट में बड़ी जल्दी जल्दी चेंज करते हैं और उसी के बगल में हमने इसको रख दिया। तो जब इसमें बड़ी तेजी से चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा इसका। इसमें नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है, पर क्योंकि बिल्कुल बगल में ही तो रखा है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन के निकलेगा बाहर वो दूसरी कॉइल में भी क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। अगर हम बहुत दूर रख देंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर बिल्कुल पास पास रखा है तो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो इस कॉइल से भी लिंक हो जाएगा। हमने इतना नजदीक रख दिया उसको। ये इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा बनेगा, ये इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुड़ पाए इसके पहले ये दूसरी कॉइल रखी थी। तो हमने क्या देखा कि हम धारा में परिवर्तन इसमें करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें बदलता है, परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स इसमें पैदा होता है, लेकिन ये कॉइल बिल्कुल बगल में ही रखी थी तो इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होने लगा, परिवर्तन शुरू हो गया। देखिए, और फिर से फैराडे का नियम याद करो, अगर किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो अब इसकी बात तो छोड़ दो, इसमें विद्युत वाहक बल पैदा होने लगा, क्यों? क्योंकि इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो हो रहा है इस वजह से। कुछ बात हमारी समझ में आई? ये वाली जो इवेंट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, ये वाली जो घटना है, इसका हमने नाम रख दिया अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्यों? क्योंकि करंट में चेंज किसी अन्य कुंडली में करते हैं और विद्युत वाहक बल उत्पन्न किसी अन्य कुंडली में हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। तो अभी आप शायद म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन भी समझ गए होंगे कि यदि दो कुंडलियों को एक दूसरे के अत्यंत समीप रखकर उनमें से किसी भी एक कुंडली में हम धारा को तेजी से परिवर्तित करते हैं तो दूसरी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। क्या यह चीज अब आपको समझ में आ गई? तो इसको नोट करिए, चलिए जल्दी से।
अन्योन्य प्रेरण के बारे में हमने लिखा कि यदि दो कुंडलियों को एक दूसरे से अत्यंत समीप रखकर उनमें से किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा को तेजी से परिवर्तित किया जाता है तो उसमें एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी तेजी से परिवर्तन होता है। अतः फैराडे के नियम से दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन। अब इस सिचुएशन पे आप एक क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि अगर इस कॉइल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या उस समय इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है? बेशक हो रहा है। तो उसको क्या बोलते थे? स्वप्रेरण। पर हम तो उसको पढ़ चुके हैं, तो अब इस समय हम उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। हमें तो सिर्फ हमारा फोकस क्या है? दो कॉइल्स को एक दूसरे के पास रखो, एक में करंट को तेजी से चेंज करो और दूसरे में देखो कि क्या होता है। तो मैं इसको देख ही नहीं रहा हूं, फिर तो उसकी बात ही नहीं करेंगे, उसको पूरा हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो ये हुआ क्या? अन्योन्य प्रेरण कहेंगे किसको? आपको समझ में आ गई सारी बातें? एक्चुअली ये हमने ऐसे अगल बगल रखा है, रियल में ये अगल बगल नहीं होती, अभी एक के ऊपर एक ऐसा लिपटी रहते हैं। क्यों ऐसा होता है अभी हम लोग बात करेंगे बाद में, ठीक? अच्छा, इसके बाद मैंने ये मान लिया कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ये I1। एक चीज और, अब ये दो कॉइल हो गई, इसलिए हम इनके नाम रखना चाहते हैं, नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि हम इस कॉइल के बारे में बात कर रहे हैं? इसके बारे में जो ये कॉइल है जिसमें हम अपना इनपुट देते हैं, इसमें विद्युत वाहक बल आपने दिया है क्या? आपने तो नहीं दिया, ये तो उत्पन्न हुआ है। हमने विद्युत वाहक बल कहां दिया है? इस कॉइल में। इसमें तो बैटरी लगाई हमने, तो इसमें हमने ईएमएफ हमने दिया है, इसमें हमने अपना इनपुट लगाया है, इसमें हम वर्क कर रहे हैं। तो इस कॉइल का हमने नाम रख दिया प्राइमरी कॉइल। इस कॉइल का हम क्या नाम रख देंगे? प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली, हिंदी में आप लिख सकते हैं प्राथमिक कुंडली। और जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, हमको मिल रहा है वो ईएमएफ, उसका हम नाम रख देंगे सेकेंडरी कॉइल। द्वितीयक कुंडली, तो आज से जिसमें आप इनपुट देंगे वो प्राइमरी कॉइल और जिसमें ईएमएफ आपको मिलेगा वो सेकेंडरी कॉइल कही जाया करेगी, ठीक है? अच्छा, मान लिया कि प्राथमिक कुंडली में धारा कितनी है? I1 फ्लो हो रही है। बेटा इसी करंट की वजह से तो यहां फ्लक्स बदल रहा है। अब अगर ये मान लिया जाए कि सेकेंडरी कॉइल के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2, वाई φ2? बिकॉज इट इज इन सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का सब कुछ 1 1 1 लिखेंगे, सेकेंडरी कॉइल के सब के साथ 2 लगा देंगे, क्लियर हो जाएगा अलग अलग। इसके एक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स φ2 और इसमें फेरों की कुल संख्या अगर हम मान लें N2 और प्राइमरी कॉइल में बहने वाली धारा I2, तो क्या आप बता सकते हैं N2 इंटू φ2 को क्या बोलेंगे? माना N2 सेकेंडरी कॉइल में कुल फेरे, φ2 सेकेंडरी कॉइल के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स I1 प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित धारा। बेटा यहां तक सारी बातें क्लियर है ना अभी आपको? ओके, तो क्या कोई मुझे बता सकता है N2 इंटू φ2 को क्या कहा जाएगा? वेरी गुड, N2 इंटू φ2 को कहा जाएगा N इंटू φ, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, पर सेकेंडरी कॉइल के लिए, प्राइमरी के लिए नहीं। तो हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स ग्रंथिताओं की
संख्या। अंग्रेजी में नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस कहा जाता है इन्हें। लास्ट क्लास में भी ये बात आपको बताई गई है। अब हमने एक चीज देखी इस पे, क्या देखा? देखा बेटा ये कि प्राइमरी कॉइल में बहने वाली करंट I1 की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस की वैल्यू भी उतनी ज्यादा आती है। अगर कम करंट फ्लो होती है तो नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस इसके कम रहते हैं, करंट ज्यादा होती है तो नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस इसके ज्यादा होते हैं। इट मींस कि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस जो होंगे वो प्राइमरी कॉइल में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं N2 into phi2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? फिर से प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा, सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या भी उतनी ज्यादा, और अगर ये कम तो ये भी कम। इस साइन को हटाने के लिए, इसको इक्वल बनाने के लिए वी विल हैव टू इंसर्ट अ कांस्टेंट नंबर। यहां पर हम कौन सा कांस्टेंट लगाएंगे? N2 into phi2 is equal to MI1. We have inserted here a alphabet letter capital M, English alphabet letter capital M। ठीक है, ये M क्या होगा? बिल्कुल, अगर आपको सेल्फ इंडक्शन याद है तो ऐसा ही कुछ उसमें भी कर रहे थे हम लोग, और यहां पर हमने क्या लगाया था? L लगाया था। उसका नाम क्या रखा गया था? दो नाम, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। तो ठीक है, आज इसका बता दो मुझे आप, अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व। सिंपल, समझ आ गया? तो यहां M को क्या बोलेंगे? लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, क्योंकि किसी एक कॉइल का नहीं है ना, ये दो कुंडलियों के बीच का है। तो इसमें लिखेंगे दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन अंग्रेजी में, या इसका एक और नाम बता दीजिए, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर आप ये नाम रख रहे हो तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अगर आप ये वाला नाम ले रहे हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फिर आप बोल सकते हो। ठीक है, M से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड बिकॉज कैपिटल M इज द न्यूएस्ट क्वांटिटी फॉर अस, ये बिल्कुल नई भौतिक राशि पढ़ रहे हैं हम, तो हमारा फोकस अब इस पे जाता है, इसको स्टडी करना है हमने, ये होता क्या है असल में। तो M की वैल्यू बउआ क्या आएगी? बोलो जल्दी से इससे देख करके। N2 into phi2 upon I1। ये समझ आया सभी को? ओके। अब क्योंकि ये नई राशि है तो हम इसको डिफाइन भी करना चाहते हैं, परिभाषित करना चाहते हैं हम इसको, और परिभाषा बनाने का तरीका आपको मालूम है, तो क्या कर देंगे? लेट I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, then capital M will be equal to N2 into phi2। Can anyone tell me the definition of mutual induction? क्या कोई भी मुझे इस अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा बता सकता है? वैसे आप जानते हो, पता नहीं क्यों मुझे पूरा भरोसा है आप हर एक बच्चे पर कि आपको आती ही है डिफिनेशन, बस आप थोड़े से ना शर्मीले टाइप के हो यार, बताते नहीं हो। अच्छा, मैं बता देता हूं आपको, फिर आपको याद आ जाएगा। देखो जल्दी ध्यान से, ये क्या है बोलो? दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक। मैंने इसीलिए पूरा लिखा है ताकि आपको ध्यान बना रहे। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक
किसके बराबर है? दूसरी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर है, जबकि I1 क्या है? प्राथमिक कुंडली में धारा, जबकि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो। बस हो गई परिभाषा। फिर से दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो। लिख सकते हैं आप? चलिए लिखिए, मैं बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं। तेजी से हाथ चलाइए, बोल दें। आर यू रेडी? ओके, प्लीज राइट डाउन। किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। जबकि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो, जबकि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो या 1 एम्पियर हो, आप ये भी लिख सकते हो। जबकि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो, या आपको एकांक लिखना पसंद नहीं है तो आप 1 एम्पियर लिख सकते हो। नोट कर लिया सभी ने? ओके। आप अगर इसमें फ्लक्स परिवर्तन हुआ है तो फैराडे के नियम से इसमें क्या होगा? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कितना विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होगा? अब हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज इसे नोट करें, इसके बाद उसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? फैराडे के नियम से अगर इस कुंडली से फ्लक्स परिवर्तित हुआ है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ होगा। अब हमारा काम यह है कि द्वितीय कुंडली में कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हुआ है, यह हम पता लगाना चाहते हैं। तो फैराडे के नियम के अनुसार द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, फैराडे के द्वितीय नियम से द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्योंकि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल हम द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाला देख रहे हैं, इसलिए बेटा हमने इसका सिंबल भी क्या बना दिया? E2। ठीक है? ओके। क्या आपको फैराडे का दूसरा नियम याद है? E की वैल्यू उसके लिए क्या मिली थी बता सकते हैं? माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और अगर फेरे n है तो n और लग जाता था इस पे। ठीक है? देन E2 की वैल्यू बता सकते हैं आप मुझे क्या होगा? माइनस N2। N2 क्यों लिखा? N1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निकालना चाहते हो। इंटू डी फाई 2 अपॉन डी टी। समझ आ रहा है आपको? हम N2 को चाहें तो इसके साथ एंटर करवा सकते हैं। E2 इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ N2 इंटू फाई 2। इस N2 को हम इसके साथ ले गए। ठीक है? अच्छा, N2 फाई 2 की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है, देख के बताओ पन्ना पलट के जल्दी से। M इंटू I1 आई थी, देखो जल्दी से आया है? देखना नहीं पसंद है पीछे आपको? चेक कर लो, ऐसा तो नहीं कहीं गलती हो रहा हो। M इंटू I1
बवाओ, इतना याद आ गया आपको। अब m और I1 में m कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। देन E2 विल बी इक्वल टू माइनस m डी डी टी ऑफ I1, ठीक है। इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा सेकेंडरी कॉइल पे। तो ये तो रहा कि दूसरी कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसकी बात। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि ये जो m एक नई भौतिक राशि आ रही है हमारी स्टडी में, क्योंकि ये आज ही हमको मिली है तो हम इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं। विद्युत वाहक बल ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, हम m को स्टडी करना चाहते हैं। तो m का फॉर्मूला यहां से निकाल लो आप। m विल बी इक्वल टू माइनस E2 अपॉन dI1 अपॉन dt। बउआ देखो यही आएगा कि बेटा नहीं आएगा, m के साथ में d dt ऑफ I1 गुणा में है, इधर आके कैसा आ जाएगा, भाग में, तो E2 अपॉन ये, और ये माइनस यहां पर आ गया। आप बताइए समझ आ गई आपको ये चीज। इसका मतलब ये हुआ m के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो m का भी निकाला था N2 phi2 अपॉन I1, और एक m का फॉर्मूला ये निकाल दिया माइनस E2 अपॉन dI1 अपॉन dt, ठीक है। तो अगर फॉर्मूले दो हैं तो हम एक डिफिनेशन वहां से बनाए थे और एक डिफिनेशन तो हम यहां से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं डिफिनेशन, अब आप जानते हो। उसके लिए इसमें आई हुई dI1 बाई dt को हम 1 मान लेते हैं। माना dI1 अपॉन dt इज इक्वल टू 1। क्या आप इसका यूनिट बता सकते हैं मुझे, एम्पियर पर सेकेंड। वेरी गुड, ये सब लास्ट क्लास में आपको बताया गया, एम्पियर पर सेकेंड। तो अगर इसकी वैल्यू बेटा 1 हो जाएगी तो m की वैल्यू कितनी आएगी भैया, माइनस, और बेटा ये 1 हो गया, 1 का भाग इसमें दोगे तो वही तो आ जाएगा। और डायरेक्शन हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, परिमाण। इसलिए हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो इसका माइनस भी हट जाएगा अगर आप परिमाण ले लेंगे तो, ठीक है। या आप इस पे लगा दो, इसका हटा दो, माइनस है प्लस हो जाएगा जब बाहर आएगा तो, ठीक है। अब हम चाहें तो एक डिफिनीशन म्यूचुअल इंडक्टेंस की यहां से भी बना सकते हैं। क्या आप बना सकते हैं, नहीं बनेगी अभी आपसे, चलो हम बताते हैं। अच्छा आप सुनो और फिर आप बनाओ, ठीक है। देखो ये क्या है बता दो इसके बारे में। किन्हीं भी दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है, और यो के बराबर है। देखो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर है, यहां लिखा है द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर है। लेकिन कब, आंसर इसके लिए एक शर्त है, क्या, dI1 बाई dt का मान कितना होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं dI1 बाई dt है क्या। वैसे di बाई dt क्या होता है, धारा परिवर्तन की दर। लेकिन अगर dI1 बाई dt है इसका मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर। समझ आ गया। आप देखिएगा मैं सारा कुछ एक साथ मिला के बोलूंगा और वही बन जाएगी m की परिभाषा। बस उसके लिए कुछ भी किताब से आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, 4 बजे उठ के रट्टाफिकेशन नहीं करना आपको, अपने मन से बनाओ डिफिनेशन। कैसे, कि इन्हें दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक परिमाण में, परिमाण लिया है हमने, परिमाण में द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो या 1 एम्पियर पर सेकंड। नहीं समझ आया, चलो लिखो जल्दी से। किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व परिमाण में द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकंड हो, ठीक है। तो ये m की दो डेफिनेशंस हो गई। m का अभी तक हमने यूनिट नहीं बनाया, मात्रक बनाइए। देखो यहां मैं बना देता हूं, या यहीं बना लो भाई आप। देखो
यूनिट उसके फॉर्मूले से बनाइए। एम का फॉर्मूला ये बनाया है आपने, ठीक है। एक और बनाया था, एम का एक फॉर्मूला आपने बनाया था N2 अपॉन I1। यहां से अगर यूनिट निकालोगे तो क्या मिलेगा? N2 का यूनिट बताइए, वेबर टर्न, बहुत अच्छे। और करंट का एम्पियर, तो एक यूनिट तो बेटा आएगा वेबर टर्न पर एम्पियर, ठीक है। दूसरा यूनिट इसका जो होगा वो आप यहां से बना सकते हैं। विद्युत वाहक बल का क्या होगा? वोल्ट, और ये एम्पियर पर सेकेंड ऊपर आ जाएगा, तो वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। और याद करो भैया, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर का ही दूसरा नाम हेनरी रखा गया था। इसका मतलब हुआ ये हुआ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट आप चाहे वेबर टर्न पर एम्पियर भी बता सकते हैं, आप चाहे वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर भी बोल सकते हैं, आप चाहे उसी को क्या बोलेंगे? हेनरी भी बोल सकते हैं। समझ आ रहा है कुछ आपको? इस तरह से सबसे इजी कौन सा है बोलना? हेनरी। और यह भी पता चला कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों की यूनिट आपस में कैसे होते हैं? सेम, एक ही यूनिट है। सेल्फ इंडक्टेंस का भी हेनरी और इसका भी हेनरी होता है। यूनिट बना लिया। आप चाहे डायमेंशन आपको बनानी है, ये आपका होमवर्क है। वोल्ट विद्युत वाहक बल का डायमेंशन आपको मालूम है, टाइम का डायमेंशन आपको मालूम है, एम्पियर का डायमेंशन आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो क्लास 11th की वोल्ट की डायमेंशन आप निकाल के देख सकते हो, बुक से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इनके सबके डायमेंशन लिखिए, इसका डायमेंशन आपको आ जाएगा। इस तरह से हमने म्यूचुअल इंडक्शन किया। पर क्या ये म्यूचुअल इंडक्शन कंप्लीट हो गया? आंसर इज नो, कंप्लीट तो नहीं हुआ भाई। अभी बहुत सारी चीजें हमको इसके बारे में स्टडी करनी है, इसलिए अब उन सारी बातों को हम स्टडी करेंगे बट एट द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं फिजिक्स में। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।